स्टीव जॉब्स का ये जो लेटर है जो कि मीडिया में इतना चर्चा का विषय बना हुआ है, वो आखिर है क्या? देखो, ये कोई सिंपल लेटर नहीं था। ये स्टीव जॉब्स ने खुद अपने हाथ से लिखा था साल 1974 में। अब ये लेटर जाके बिका है 4.32 करोड़ रुपए में। इस लेटर की खास बात ये थी कि ये लेटर स्टीव जॉब्स ने लिखा था अपने दोस्त टिम ब्राउन को, जिसमें वो बताते हैं कि वो भारत आना चाहते हैं कुंभ मेले के लिए, और क्योंकि अभी कुंभ का मेला चल रहा है इस वजह से ये लेटर बहुत ज्यादा चर्चा में। लेकिन स्टीव जॉब्स का भारत के लिए इतना लगाव क्यों था? होता क्या है कि साल था 1974, स्टीव जॉब्स अपने करियर की शुरुआत ही कर रहे थे। तो शुरुआत में उनकी जॉब लगती है, अटारी नाम की एक कंपनी थी उसमें, लेकिन छोटी मोटी नौकरी थी। और साथ के साथ में वो क्या थे कि एक LSD करके एक नशा होता है, काइंड ऑफ ड्रग्स जिसे कह सकते हैं हम, तो वो किया करते थे। लेकिन स्टीव जॉब्स एम्बिशियस भी थे, अपनी लाइफ जिंदगी बदलना चाहते थे, वो किताबें भी पढ़ा करते थे। तो उस वक्त उन्होंने एक किताब पढ़ी, उस किताब का टाइटल था बी हेयर नाउ, और ये किताब लिखी थी रिचर्ड अल्फर्ट नाम के एक आदमी ने, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे उस वक्त और हार्वर्ड के प्रोफेसर थे, जिनको आज की डेट में लोग रामदास के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने लिखी थी ये किताब, और ये किताब पढ़ने के बाद में स्टीव जॉब्स का बहुत ज्यादा मन बन गया था कि अगर उनको इनकी जिंदगी बदलनी है तो उन्हें भारत जाना पड़ेगा। ऐसा क्या लिखा था इस किताब में? दरअसल ये जो रामदास थे वो भारत आए थे खुद, और इस किताब में उन्होंने लिखा था कि भारत में एक संत थे नैनीताल में, जिनका नाम था नीम करोली बाबा। इस किताब में रामदास ने बताया था कि कैसे नीम करोली बाबा उन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी थी। और क्या इंसिडेंट्स थे वो? रामदास जिन्होंने ये किताब लिखी थी बी हेयर नाउ, उसमें उन्होंने ऐसे ऐसे कुछ इंसिडेंट्स दिए थे जब वो भारत आए, 70 के दशक में आए थे वो भारत, और भारत आने के बाद में उनके साथ में हुए। रामदास साइकोलॉजिस्ट थे, तो साइकोलॉजिस्ट होने के चलते वो अलग अलग चीजों पे रिसर्च किया करते थे। तो भारत जब वो आए थे तो वो LSD पे ही रिसर्च कर रहे थे, जो कि मैंने बताया कि वो एक नशा था और जिसको स्टीव जॉब्स भी किया करते थे। तो उस नशे के ऊपर में वो रिसर्च कर रहे थे, और वो जब भारत आए तो भारत आने के बाद में उनको एक और फॉरेनर मिले एक्चुअली, जिन्होंने खुद नीम करोली बाबा से मिलके और मिलने के बाद में अपना नाम बदल लिया था, और वो भारत में एज ए संत के तौर पे ही रह रहे थे। उनका नाम था हनुमान दास। जो ये रिचर्ड अल्फर्ट, जिनको हम रामदास भी बोलते हैं आज की डेट में, तो रिचर्ड अल्फर्ट जब भारत आए तो वो मिले हनुमान दास से। अब हनुमान दास जब उनसे मिलते हैं तो वो उनसे बोलते हैं कि आप मेरे साथ एक बार नीम करोली आश्रम चलो। उन्होंने हाँ भर दी उस चीज के बारे में, और वो कुछ रात का वक्त रहा होगा जब वो ट्रेवल कर रहे थे नीम करोली आश्रम की तरफ। तो जब वो ट्रेवल कर रहे थे रात के टाइम पे, तो वो रात में आसमान की तरफ देख रहे थे, जो रिचर्ड अल्फर्ट थे, और आसमान की तरफ देख रहे थे तो चांदनी रात थी, तारे भी थे। तो उन तारों में से एक तारा देख के वो मन ही मन सोच रहे थे अपनी माँ के बारे में। दरअसल 6 महीने पहले ही उनकी मदर एक्सपायर हुई थी, तो वो उन तारों की तरफ देख के उनके बारे में सोच रहे थे और थोड़े इमोशनल भी हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात बीती, सफर बीता, और वो नीम करोली आश्रम पहुंचे। अब नीम करोली आश्रम जैसे ही पहुंचे और नीम करोली बाबा के सामने जब वो पहुंचे, तो नीम करोली बाबा अपने बेड था उसके ऊपर लेटे हुए थे, और पहुंचने के बाद हनुमान दास और रिचर्ड अल्फर्ट दोनों अपना सामान रखते हैं वहां पे। और हनुमान दास, जैसे कि अपने इंडिया में किसी से भी मिलने के बाद में एक परंपरा होती है कि भाई जाके उनके पैर छूते हैं, तो हनुमान दास जाके नीम करोली बाबा के पैर छूते हैं। लेकिन रिचर्ड अल्फर्ट वहीं खड़े रहे। एक तो क्योंकि वो फॉरेनर थे, उनका कभी इन सब चीजों से वास्ता पड़ा नहीं, और दूसरा उनको बड़ा अजीब लग रहा था कि वो एक इतने बड़े हार्वर्ड के प्रोफेसर साइकोलॉजिस्ट कैसे किसी के पैर छुए। तो नीम करोली बाबा जो वहां बैठे थे, उन्होंने उनकी तरफ देखा, वो मुस्कुराए और उनको अपने पास बुलाया, और पास बुला के उनसे बोला कि क्या हुआ, आप ठीक हो? तो रिचर्ड ने कहा कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि आप पूरी रात तारों को देख के अपनी माता जी के बारे में सोचते रहे। तो जब रिचर्ड ने ये बात सुनी तो उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने इस बात के बारे में कि पूरी रात वो क्या सोच रहे थे, अपने अलावा किसी और को पता ही नहीं था। ना उन्होंने हनुमान दास को बताया, ना किसी और को। तो ये बहुत ही पर्सनल बात थी जो किसी को भी नहीं पता थी, लेकिन ये बात बाबा नीम करोली को पता थी। कहते हैं कि बाबा नीम करोली अपने भक्तों के बारे में सब कुछ जानते थे, कि वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या सोच रहे हैं, हर चीज। ऐसा एक किस्सा मैं आपको और सुनाता हूँ जो उन्होंने उस किताब में लिखा था और जो स्टीव जॉब्स ने पढ़ा था। तो ये जब उनके साथ में हुआ था, जब पहला इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद में वो आए तो 2-3 दिन के लिए थे, लेकिन उन्होंने अपना प्लान एक्सटेंड कर लिया। मतलब हो सकता है 3 के शायद 10 दिन उन्होंने अपना स्टे बढ़ा लिया वहां पे, क्योंकि उनको आश्रम में लगा कि बाबा नीम करोली में कुछ बात है। तो एक दिन ऐसा ही एक इंसिडेंट उनके साथ और हुआ कि बाबा नीम करोली ने उनको अपने पास बुलाया और बोला कि तुम कुछ गोलियां से रखते हो, तो तुम मेरे को दो वो गोलियां। और रामदास, जो कि रिचर्ड अल्फर्ट जो थे, वो बोले कि कौन सी गोलियों की बात कर रहे हैं आप? बोले कि तुम कुछ गोलियां रखते हो अपने पास। तो रिचर्ड को ध्यान आया कि वो कहीं LSD
कि गोलियों की बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि वो उन पर रिसर्च भी किया करते थे, तो कुछ गोलियां वो अपने साथ भी रखते थे। तो उनको ये लगा कि वो गोली जो है वो नीम करोली बाबा लेना चाहते हैं, लेकिन वो गोली रिचर्ड अल्फर्ट को पता थी कि वो गोली, आधी गोली भी किसी एक बहुत डिप्रेशन वाले इंसान को और बहुत मानसिक तौर से जो इंसान स्टेबल नहीं है उसको अलग स्थिति में पहुंचाने के लिए आधी गोली भी काफी होती है। और महाराज जी मांग रहे थे कि वो गोलियां मेरे को सारी खाने के लिए दो। तो रिचर्ड ने सोचा कि इनको क्या कह के मना करूं, लेकिन उनको पता था कि नीम करोली बाबा को सब कुछ पता है, उन गोलियों के बारे में भी पता है। तो रिचर्ड ने वो गोलियां उनको दी। बाबा ने एक उठाई गोली और खा गए, 2 उठाई खा गए, ऐसे 3 4 5 वो सारी गोलियां खा गए। 2 गोली भी कहा जाता है कि एलएसडी की ऐसी होती है जो किसी इंसान को मौत के दरवाजे तक भी पहुंचा सकती है, लेकिन वो खाने के बावजूद नीम करोली बाबा को कुछ भी नहीं हुआ। जब रिचर्ड ने ये देखा तो रिचर्ड बिल्कुल हैरान रह गए। उसके बाद रिचर्ड अमेरिका चले जाते हैं कुछ दिन बाद में, और वो वहां जाके अपने इन सारे एक्सपीरियंसेस पे ये बुक लिखते हैं, बी हियर नाउ। और ये बुक बहुत ही इफेक्टिव बुक थी। तो स्टीव जॉब्स जब ये किताब पढ़ते हैं तो अपने दोस्त डैनियल कोटके को साथ में लेते हैं और वो भारत आते हैं। वो भारत जिस साल आए थे उससे जस्ट पहले, ठीक पहले वाले साल, जो रामदास यानी रिचर्ड अल्फर्ट की जो हम बात कर रहे हैं वो भारत आए थे। तो जब स्टीव पहुंचते हैं इंडिया तब उनको पता चलता है कि नीम करोली बाबा जो है वो पिछले साल ही महासमाधि ले चुके। तो नैनीताल आने के बाद में उनको आश्रम के नाम पे कुछ खास यहाँ पे मिलता नहीं है। तो वो ऑल द वे ट्रैक करके एक आगे एक और आश्रम था, वहां जाते हैं। उस आश्रम का नाम था हैदा खान बाबा आश्रम, और वहां वो रहते हैं। तो टोटल 7 महीने के आसपास उन्होंने भारत में बिताए थे। इस दौरान बहुत सारे आर्टिकल्स में ये भी कहा गया है कि वो कुंभ भी गए थे, लेकिन कुंभ में जाने के बाद में उनको भी कुछ एलर्जिक इश्यूज हो गए थे, जिसके चलते जितने वक्त के लिए गए थे उससे जल्दी वो कुंभ से वापस निकल गए थे। और 7 महीने जो उन्होंने भारत में बिताए वो ही उनके लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स थे। और उसके बाद उन्होंने अपना सर भी मुंडवा लिया था और वापस वो अमेरिका जाते हैं। और अमेरिका जाने के बाद में वो बहुत फोकस्ड होकर एप्पल कंपनी शुरू करते हैं। और एप्पल कंपनी आज वो है जो हम देखते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ट्रस्टेड कंपनी जो है उन्होंने बनाई।